वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी। मैं महक खान एक नई वीडियो के साथ फिर से आ गई हूँ। मौलिक अधिकार जो कि एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पॉलिटिकल साइंस में। ये सभी क्लासेस के बच्चों के लिए, चाहे वो 8th 9th 10th 11th 12th BA या फिर वो कोई भी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर जगह पे मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको काफ़ी मैंने ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। मौलिक अधिकार क्या हैं, तो देख लेते हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार हैं जो सभी नागरिकों को गारंटीकृत हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार है ना, वह ऐसे अधिकार हैं जो एक मानव अधिकार के रूप में प्रदान होते हैं। काफ़ी बेसिक से अधिकार होते हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी के साथ साथ ये हर एक नागरिक को गारंटी के रूप में प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इन अधिकारों की गारंटी होती है जो संविधान देता है। उसी के साथ में मौलिक अधिकार को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाता है। यानी कि जाति, धर्म और लिंग, रंग, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव के बिना ये प्रत्येक मानव को दिए जाते हैं, प्रत्येक नागरिक को दिए जाते हैं। इसी के साथ ही मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू भी किए जाते हैं। यानी कि इनका जो संरक्षण है वो अदालत देती है। उसी के साथ साथ इनको जो इन अधिकारों को लागू कराने की जो ड्यूटी है वो भी ये जो ड्यूटी है वो राज्य की होती है। मौलिक अधिकारों का यह नाम इसलिए है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षण दिया जाता है जो कि राष्ट्र के मूलभूत नियम है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है उनका जो मौलिक नाम पड़ा वो क्यों पड़ा, क्योंकि ये संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं और राष्ट्र का मूलभूत यानी बहुत बेसिक सा नियम होता है, इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहते हैं। वे इस अर्थ में भी मौलिक हैं कि वे व्यक्तियों के सर्वग्रीण विकास यानी कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक आध्यात्मिक के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कि जो एक व्यक्ति का भौतिक विकास हो गया, बौद्धिक यानी कि जो इंटेलिजेंसी लेवल हो गया, नैतिक विकास हो गया, उसी के साथ आध्यात्मिक विकास जो हो गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं मौलिक अधिकार। इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक पर्सन के व्यक्तित्व के विकास के लिए। इसमें एक छोटी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, 2 पॉइंट्स बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ है जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हैं, वो संविधान के भाग 3 में लिखे गए हैं। संविधान में अगर ये एक MCQs में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग नंबर 3 यानी कि 3rd पार्ट में जो मौलिक अधिकार है वो पाए जाते हैं। और इसमें एक और MCQ क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं बाय मिस्टेक भूल गई हूँ लिखना, कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं। बेसिकली जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो हमारे जो संविधान बनाया गया ना, वो अलग अलग देशों की अच्छी अच्छी बातें लेके बनाया गया था, जिसमें से एक मौलिक अधिकार बहुत प्लस पॉइंट लगा था हमारे संविधान निर्माताओं को। इसलिए ये अमेरिका से लिया गया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ये मौलिक अधिकारों को लिया गया था जो हमारे देश के संविधान में भी ऐड किया गया। ठीक है, तो ये 2 बेसिक सी बातें मुझे बतानी थी। तो इसी के साथ हमने ये देखा कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। अभी हमने ये देख लिया कि मौलिक अधिकार जो हैं वो होते क्या हैं, यानी डेफिनेशन देख लें मौलिक अधिकारों की। काफ़ी बेसिक से इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने देखी है। उसी के साथ अब हम देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों की जो मुख्य विशेषताएं हैं, यानी कि इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो मैंने इसमें 3 इसके विशेषताएं लिखी हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं, यह वे अधिकार ये संविधान में निहित हैं जो इन्हें गारंटी देता है। यानी कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि मौलिक अधिकार जो हैं वो गारंटीकृत हैं, यानी कि इनकी गारंटी देता है संविधान। इसमें भी यही लिखा गया कि ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, इसकी विशेषता है कि ये संविधान में लिखे गए हैं और इसकी गारंटी जो है वो संविधान देता है।
सेकंड पॉइंट है इसमें, ये न्यायोचित हैं, अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि इन अधिकारों के लिए हम अदालत जा सकते हैं, इनके लिए हमें न्याय मिलेगा। इसके लिए संविधान ये नहीं कह सक इसके लिए सॉरी अदालतें ये नहीं कह सकते कि ये मौलिक अधिकार है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम अदालत जा सकते हैं, और ये अदालत के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो हमारी सुनवाई करेगा। ठीक है, इसी का थर्ड पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट से मिलता जुलता है। उल्लंघन के मामले में एक व्यक्ति कानून की अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो बेखटके अदालत जा सकता है, अपना केस दर्ज करा के अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और अपने लिए न्याय के गुहार लगा सकता है। तो ये हो गई मौलिक अधिकार की 3 बेसिक सी कुछ विशेषताएं, जिसको मैं आपको रिकमेंड करूँगी। मैंने इसको आपको ना समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है। तो इसीलिए ना मैंने आपको इनको छोटे-छोटे पॉइंट्स में बताया और मैं आपको ओरली इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे ना तो आप इस पॉइंट को, जैसे आपने ये पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा, देन आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आप पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, देन आप पॉइंट नंबर थर्ड लिखेंगे, देन आप उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। इससे आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो आपका आंसर आएगा उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ होगी और उसी के साथ एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चा पढ़ कर आया है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार के टाइप्स कितने हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने टाइप के हैं। तो आपको मैंने यही टॉपिक समझाने के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा आपके सामने ही चार्ट बनाया है, जिससे आप बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले 7 होते थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को भी इंक्लूड किया जाता था, बट अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन चुका है। इसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो के एंड में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी हम मौलिक अधिकार जो 6 टाइप के हैं वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है समानता का अधिकार, यानी कि हम सभी को ये अधिकार है कि हम सब एक देश के निवासी होने के नाते समान हैं। आप थोड़ी सी भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इन सभी अधिकारों को हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे। ये जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा रिव्यू दिया है। सेकंड वन है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम सभी देश के नागरिक स्वतंत्र हैं, हम अपना कार्य स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी मनुष्य को, किसी भी समुदाय को, किसी भी राज्य को ये हक नहीं है कि वो हमारा शोषण करे, शारीरिक मानसिक किसी भी टाइप का शोषण नहीं कर सकता है। हम उसके विरुद्ध, हमें ये अधिकार है, हम उसके विरुद्ध कर जा सकते हैं। हम शोषण के विरोध का अधिकार जो है हमें दे रखा है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक हमारा मौलिक अधिकार है। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम धर्मनिरपेक्षता का भी अधिकार कह सकते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि हम सभी को ये अधिकार है कि हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म को अच्छा बता सकते हैं, बट हमें अपने धर्म की अच्छाइयाँ गिनाने के साथ साथ, अपने धर्म का बोलबाला करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सामने वाले पर्सन के धर्म की भी सेम रिस्पेक्ट करें। ठीक है, जैसे कि मैं किसी भी धर्म से हूँ, मैं वैसे इस्लामिक धर्म से हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो मैं अपने धर्म के जो प्रचार होंगे वो करूँगी, अपने धर्म को अच्छा बोलूँगी। बट मेरे को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर मैं मुसलमान होने के नाते अपने धर्म की इज़्ज़त करती हूँ, अपने धर्म को रिस्पेक्ट देती हूँ, अपने धर्म को अच्छा बताती हूँ, तो मैं सामने वाले इंसान का जो धर्म है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, मुस्लिम पंजाबी हो, या फिर वो सिख हो, मैं उसके भी धर्म की पूरी इज्जत करूं जैसे मैं अपने धर्म की करती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। और उसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, यानी कि मैं अपनी संस्कृति की संरक्षण कर सकती हूँ। मैं अगर बेसिकली मैं अगर लेट सपोज मैं हूँ यूपी से, ठीक है, तो अगर मैं यूपी से हूँ, यूपी की जो लैंग्वेज है, यूपी का जो रहन सहन है, यूपी का जो खान पीन है, वो मैं दिल्ली में रहने के बाद भी कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे कोई बंदिश नहीं है कि अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि मैं दिल्ली के तौर तरीके से ही रहूँगी, वैसे ही खाऊंगी पीऊँगी रहूँगी। ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। अगर मेरा होम टाउन यूपी है तो मैं उसके तरीके के वो तौर तरीके भी फॉलो कर सकती हूँ दिल्ली में रहते हुए भी। ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति को बचाए रखने का, अपनी संस्कृति का पालन करने का संवैधानिक मौलिक अधिकार है। उसी की तरीके से मेरे को शिक्षा का भी अधिकार है, हम सभी को शिक्षा का अधिकार है,
कि मैं चाहूँगी, मैं जहाँ तक चाहूँगी वहाँ तक पढ़ूँगी, ठीक है। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि तुम लड़की हो तो तुम पढ़ नहीं सकती, या फिर आप लोगों को कोई ये नहीं कह सकता कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप इस धर्म से हो, आप इस रंग के हो, आप इस जाति के हो, तो आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। हम सभी को ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम अपने इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं, जहाँ तक हम चाहें वो पढ़ सकते हैं। और फर्स्टली सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि हमें प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं वो लेना मैंडेटरी हैं, ठीक है। यानी कि हर बच्चे को, हर एक माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं वो अपने बच्चे को वो ज़रूर दें, ठीक है, ताकि उसका जो बेसिक डेवलपमेंट है वो हो सके। तो यही होता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। सिक्स्थ वन है संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार। ये सबसे बेस्ट अधिकार है, जो मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रखा जाता है कि संविधान में हम चाहें तो हम उसमें थोड़े से चेंजेस भी कर सकते हैं कंडीशन के बिहाफ पे, बट वो कंडीशन जेन्युइन होनी चाहिए। अगर सपोज हम किसी संविधान में कोई प्रावधान देने जा रहे हैं, हम कोई चेंज करने जा रहे हैं, तो वो चेंज होने से कोई फ़ायदा होना चाहिए, यानी कि जो चेंज हो रहा है उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए। वो विदाउट एनी रीज़न हम चेंज नहीं करेंगे। उसको चेंज करने का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होता है, तो इतना आसान नहीं है संविधान में चेंजेस लाना। बट हाँ, अगर मैंडेटरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसी के साथ हमने जो 6 टाइप के मौलिक अधिकार हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम आगे चल के इन सभी को एक एक करके डीप में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इन मौलिक अधिकारों में दिया क्या गया है। तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है इसमें देख लेते हैं कि कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं। अभी हम अनुच्छेदों के डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ अनुच्छेद देखेंगे। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, यहाँ पे स्पेस आएगा, भारत के संविधान के तहत प्रत्येक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कि हमने चार्ट में भी देखा कि हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 टू 18 में लिखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में समानता के अधिकारों से रिलेटेड अधिकारों की व्याख्या की गई है। उसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मैंने बताया था आपको, अनुच्छेद 23 से 24, यानी कि इसमें 2 कानून आते हैं, 2 नियम आते हैं। उसी तरीके से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में बताया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो हमें दिए गए हैं वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें अधिकार दिया गया है, वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो इस तरीके से जो मौलिक अधिकार हैं वो पार्ट जो है संविधान का, थोड़ी सी इसमें ना लिखने में दिक्कत आती है, तो इसमें जो पार्ट है मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में है बताइए आप। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पार्ट नंबर 3 में। और जो मौलिक अधिकार शुरू होते हैं वो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होते हैं, यानी अनुच्छेद 14 से मौलिक अधिकारों से रिलेटेड नियम स्टार्ट होते हैं और 32 पे ख़त्म होते हैं, यानी 32 पे ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर कोई एमसीक्यूज में आपके पास क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक हैं, तो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होकर अनुच्छेद 32 तक हमें दे रखा है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, जो हमें कानून या अधिकार बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 के बीच में आते हैं। टोटल मौलिक अधिकार कितने होते हैं? टोटल मौलिक अधिकार हैं हमारे पास 6। तो एक एक करके अब हम इन सभी अधिकारों में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उन अनुच्छेदों में क्या नियम बनाए गए हैं उनको भी थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो आप लिख सकें। और अगर आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप सपोज अगर बीए में हैं या आप 12th 11th अपना बोर्ड एग्जाम कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इसमें अगर आप अपने अनुच्छेदों के साथ में इनको थोड़ा सा ब्रीफ में लिख देते हैं। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ कर आया है। तो एक बार हम देख लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है, यानी कि इसमें टोटल जो दिए गए हैं कानून या अधिकार हम बोल सकते हैं वो क्या है। तो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि कानून के समक्ष समानता,
यानी कि जो कानून है उसकी नज़रों में सभी नागरिक, सभी देश के जो नागरिक हैं वो समान होने चाहिए। ठीक है। जो अनुच्छेद 15 में लिखा है भेदभाव का निषेध, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी निवासी के साथ। यानी कि इंडिया में जो इतनी ज़्यादा आबादी है, जो वर्ल्ड के अब टॉपेस्ट कंट्री बन गई है पॉपुलेशन के बिहाफ पे, जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया अब तो उस बिहाफ पे इतने बड़े आबादी वाले देश में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में लिखा है सार्वजनिक रोजगार के अवसरों की समानता, यानी कि जो सार्वजनिक रोजगार होते हैं उसमें सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं। ये ना हो कि किसी एक को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, किसी एक को कम अपॉर्चुनिटी मिले। सभी के लिए जो अवसर होनी चाहिए वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। ये लिखा है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 16 में। अनुच्छेद 17 में लिखा गया अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि जो बहुत प्राचीन टाइम में, मैं आपको बताती हूँ, प्राचीन टाइम में क्या होता था, जो दलित लोग होते, जो दलित समुदाय होता था, या जैसे हमने वर्ण व्यवस्था भी पढ़ी होगी आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो, जिसमें फर्स्ट आते हैं ब्राह्मण, सेकंड आते हैं क्षत्रिय एंड थर्ड आते हैं शूद्र, और सॉरी, फर्स्ट आते हैं ब्राह्मण, सेकंड आते हैं वैश्य, थर्ड आते हैं सॉरी मैं भी थोड़ी सी मिस्टेक कर रही हूँ। जो फर्स्ट आते हैं वो आते हैं ब्राह्मण, फिर आते हैं क्षत्रिय, उसके बाद आते हैं वैश्य, फिर आते हैं शूद्र। ठीक है, ये 4 तरीके की कैटेगरी मानी जाती है अगर हम अपने प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो जो इसमें शूद्र वाले होते थे ना, ये जो सबसे नीचे वाली जो वर्ग आता था, इनको अस्पृश्यता के रूप में देखा जाता था। यानी कि अगर जो ऊपर के जो 3 वर्ग हैं, जो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं, वो अगर इनको देख लेते थे या छू लेते थे ना, तो ये लोग सोचते थे कि उससे ना ये लोग अशुद्ध हो जाते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये अस्पृश्यता वाली चीज़ें थी, यानी कि इन लोगों का जो गांव होता था उनसे शूद्र लोग अलग रहते थे। जो उच्च जाति के जो कुएं होते थे, उन कुएं से शूद्र लोग पानी नहीं पी सकते थे। मतलब बहुत अलग भेदभाव रखा जाता था जाति के बिहाफ पे। तो उसी में अस्पृश्यता भी आती थी, जिसका उन्मूलन किया गया, अस्पृश्यता को इलीगल ठहराया गया अनुच्छेद 17 में। उसी प्रकार अनुच्छेद 18 में लिखा गया उपाधियों का उन्मूलन। ये भी प्राचीन काल में होता था, जब हमारे ब्रिटिश लोगों का राज था हमारे इंडिया पे, तब क्या होता था, सर नाम काफ़ी उपाधियाँ दी गई थी, और हमारा जो राजतंत्र था उसमें भी उपाधियों का बहुत ज़्यादा चलन था। अगर आप लोगों ने जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ी होगी तो उसमें भी उपाधि बहुत ज़्यादा चलन था, कि जैसे कि जो महाराजा होते थे वो चक्रवर्ती, सम्राट करके वो लगाते थे उपाधियाँ अपने नाम के ऊपर। बहुत सारी उपाधियाँ होती थी उनकी। और उसी तरीके से जो अंग्रेज़ थे वो सर, मैम और ऐसे करके वो उपाधियाँ लेते थे। तो उन उपाधियों का उन्मूलन हो गया, क्योंकि इससे क्या माना गया कि इससे भेदभाव हो रहा है। किसी एक पर्सन को अगर हमने कोई अच्छी उपाधि दे दी तो वो बाकी लोगों से बहुत अपने आप को ऊंचा समझता था, हाई सुपीरियर समझता था। तो उस चीज़ का भी उन्मूलन होता है यहाँ पे, और उसी तरीके से यहाँ पे सभी को, सभी जनता को, पूरी भारतीय जनता को समान माना जाता है। अब जो इसमें सेकंड हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। स्वतंत्रता के जो हमारे पास अधिकार है उसमें संविधान में स्टार्टिंग होती है अनुच्छेद 19 से। तो इसमें क्या लिखा गया, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक और अभिव्यक्ति मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इसमें जो है हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने वाले इंसान के आगे रखने की हमें अधिकार दिया जाता है। यानी कि हम अपने विचारों को इस तरीके से रख सकते हैं सामने वाले इंसान के पास, हम सामने वाले इंसान को बता सकते हैं कि हम ये बोलना चाहते हैं, अपने विचारों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार। हमें बोलने का अधिकार है, हम जो चाहें वो बोल सकते हैं, बट वो इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी गाली गलौज, कोई अब्यूजिंग, किसी भी टाइप की हम गलत चीज़ नहीं करेंगे। बट हाँ, हम अपने विचारों को रख सकते हैं, यह हमें संवैधानिक रूप से एक मौलिक अधिकार दिया गया है। उसी तरीके से अनुच्छेद नंबर 20 में हमें ये लिखा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने का अधिकार। यानी कि जैसे कि अब काफ़ी सारे
अभी के टाइम पे काफ़ी सारे अपराध हो रहे हैं, ठीक है। अब अपराधी की जगह पे अगर हमने सपोज शक में किसी और पर्सन को उठा लिया, ठीक है, यानी कि गिरफ्तार कर लिया, उठाने का मतलब होता है गिरफ्तार कर लिया, तो उस पर्सन को या फिर अगर किसी हमने दोषी को ही उठाया तो हम हमारे संविधान में उस पर्सन को भी चांसेस दिए जाते हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। आप सभी क्राइम पेट्रोल सीआईडी तो देखते ही होंगे, तो आपको इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। हर पर्सन को ये अधिकार है कि वो अपने दोष को अपना आप को निर्दोष साबित करने का अधिकार रखता है, ठीक है। दोषी को भी हम एक बार बहुत सारे चांसेस देते हैं, अदालतें संविधान चांसेस देती है कि वो अपना आप को निर्दोष साबित कर पाए, बट अगर लास्ट में वो फिर भी अपना आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाती, तो अगर वो दोषी होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे अपना आप को निर्दोष साबित कर लेगा, तो उसको फिर एंड में सज़ा दे दी जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है जीवन और अभिव्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी कि एक जीवन है हमारा, ठीक है, हमारी लाइफ है, उसमें हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। हम अपने जीवन में जो करना चाहें वो कर सकते हैं, बट इट शुड बी लीगल, इलीगल नहीं, लीगल, ठीक है। हम जहाँ जाना चाहें वो जा सकते हैं, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है अपने जीवन को सही तरीके से जीने की। हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है, अपनी पर्सनल लाइफ में हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं, तो ये भी हमें स्वतंत्रता के अधिकार में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अनुच्छेद नंबर 21 का ही पार्ट ए है जिसमें हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी कि हम सभी को स्वतंत्रता है कि हम शिक्षा भी ले सकते हैं, जहाँ तक हम चाहें वहाँ तक ले सकते हैं, बट जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं वो लेना हम सभी के लिए मैंडेटरी है, बट जो हायर क्लासेस हो गई, प्राइमरी के बाद जो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद जो हमारा जो भी आगे का स्टडी का जो प्लान रहता है वो हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है, हमसे कोई शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकता है। अनुच्छेद नंबर 22 में लिखा गया है कि गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण, यानी कि इसमें भी ये ही वाला पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है कि गिरफ्तार होता है कोई, बेवजह अगर कोई गिरफ्तार होता है तो वो अपने पॉइंट रख के अपना को निर्दोष साबित कर सकता है। और अगर गिरफ्तार होता है तो हमारे देश में गिरफ्तारी के लिए भी कई सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे कि अगर हम पुलिस वाले हैं वो किसी भी पर्सन को गिरफ्तार करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास अरेस्ट वारंट होना मैंडेटरी है। सेकेंड चीज़, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उस पुलिस मतलब जो जिस भी थाने में वो गिरफ्तार है, तो ये मैंडेटरी है कि 24 घंटे के अंदर वो पर्सन उसे अदालत लेके जाएगा, यानी कि उसके ऊपर जो केस लगाया गया है उसके खिलाफ, ताकि जो दोषी है उसको एक चांस मिल पाए कि वो अपना आप को निर्दोष साबित कर सके। इसलिए इन बिटवीन 24 आवर्स जो पुलिस फोर्स है उसको दोषी को अदालत में पेश करने के लिए ये अनिवार्य सिस्टम होता है। उसी के साथ जो फीमेल जो अपराधी होती हैं, अगर कोई औरत है, कोई महिला है जिसने कोई अपराध किया है या फिर उसको अपराध करने के लिए संदेहजनक माना जा रहा है, तो हम उसको गिरफ्तार तो कर रहे हैं, बट उसको रात में मतलब जैसे कि अगर किसी महिला को सुबह गिरफ्तार किया गया तो उसको दिन के दिन ही अदालत में पेश करना होगा, उसको पूरी रात अदालत में नहीं रखा जा सकता है। या फिर किसी भी महिला की जो गिरफ्तारी है, कुछ सिचुएशन में रात में हो सकती है, बट ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है कि रात में महिलाओं की गिरफ्तारी ना हो, बट हाँ हो सकती है रात में गिरफ्तारी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। तो ये मैंने कुछ बेसिक से आपको बातें बताई जिससे आपको स्वतंत्रता का अधिकार और साथ में जो आपके ये अनुच्छेद दिए गए ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शोषण के खिलाफ अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 यानी कि दो ही कानून हैं इसके रिगार्डिंग, कि किसी भी नागरिक का शोषण नहीं होना चाहिए। इसमें अनुच्छेद नंबर 23 में लिखा गया है मानव तस्करी और जबरन श्रम, यानी कि किसी भी मनुष्य को मानसिक शारीरिक रूप से शोषण नहीं किया जा सकता है, जबरन श्रम नहीं कराया जा सकता है किसी भी मनुष्य से। ये हमें कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है जिसमें हमें शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अधिकार दिया जाता है।
उसी प्रकार अनुच्छेद 24 में लिखा गया बाल श्रम का निषेध, यानी कि जो हमारा चाइल्ड लेबर होता है उसको बिल्कुल मना किया गया है कि ये इलीगल काम है। चाइल्ड लेबर नहीं कराया जा सकता है, यानी कि 18 साल की उम्र से पहले किसी भी बच्चे से काम नहीं कराया जा सकता। अगर वो काम कर रहा है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स जिम्मेवार होंगे और जो पर्सन उससे काम करा रहा है, जिसे काम दे रहा है, वो जिम्मेवार होगा। और ये काफ़ी लंबा केस चलता है अगर ऐसा कुछ होता पाया जाता है तो। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे शोषण के खिलाफ अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24। ओके, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अधिकार भी इनको इन शॉर्ट कहा जाता है, जो अनुच्छेद नंबर 25 से 28 के बीच में है। जिसमें अनुच्छेद 25 में लिखा गया है स्वतंत्रता, विवेक, पेशे, अभ्यास और प्रचार, यानी कि हम सभी मनुष्य को यह अधिकार है कि हम किसी भी धार्मिक पेशे को अपना सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, उसके लिए उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 26 में लिखा गया है धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार है, यानी कि कोई भी धार्मिक मामला है, इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी पूजा हो रही है तो हम उसके लिए अपना प्रबंध कर सकते हैं, यानी कि कोई टेंट लगाना चाहे, कोई पूजा बड़े प्रोग्राम करना चाहे तो वो कर सकता है, उसके लिए भी उसको कोई मनाही नहीं है। अनुच्छेद नंबर 27 में लिखा गया धर्म के प्रचार के लिए कराधान से, यानी कि हमें पूर्ण रूप से ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का बोलबाला कर सकते हैं। हमें ये अधिकार है कि हम अपने धर्म को अच्छा बता सकते हैं। कोई हमसे आके ये नहीं कह सकता कि तुम इस धर्म से हो, मैं इस धर्म से हूँ, तो तुम मेरे सामने नहीं बोलोगी या तुम मेरे सामने नहीं बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बट ये मैंडेटरी है कि हाँ, सभी धर्मों की हमें बराबर इज्जत करनी है। ठीक है, हम चाहे किसी भी धर्म से हों, बट हमें उतना ही रिस्पेक्ट सामने वाले इंसान के धर्म को भी देना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा राज्य है उसका कोई भी अपना धर्म नहीं है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे भारत में किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, सभी धर्म को बराबर माना जाता है, सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है। तो हमारा जो भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बट हाँ, हमारे देश में सभी नागरिकों को अपने धर्म को अपनाने, अपने धर्म के प्रचार करने और अपने धर्म परिवर्तन का भी अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 28 में लिखा गया है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता, कि जैसे कि अगर मोमडन्स जो होते हैं उनमें देखा जाए तो जो कुरान पढ़ाए जाते हैं, जो धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, ठीक है, हम सभी को अधिकार है, हम वो शिक्षा ले सकते हैं। या फिर जो हिंदू जो समुदाय होता है वहाँ पे जो गीता का पाठ पढ़ाया जाता है, जो महाभारत पढ़ाई जाती है, तो वो कोई भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कुरान सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकते हैं, या जो इस्लामिक जो ग्रंथ होते हैं वो मुसलमान ही पढ़ सकते हैं, वो कोई भी धर्म का इंसान पढ़ सकता है। उसी तरीके से जो हिंदू हो गए, जो पंजाबी हो गए, ईसाई हो गए, बाइबल होगी, ग्रंथ साहिब हो गए, और जो गीता पुराण जो भी ग्रंथ होते हैं धार्मिक ग्रंथ, उन सभी को कोई भी इंसान पढ़ सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उस धर्म से बिलोंग करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी वो धार्मिक शिक्षा ले सकता है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का आनाकानी नहीं हो सकती है, कोई भी मनाही नहीं होती है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो बेसिकली इसमें ये मैंने आपको बताया भी था कि शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है, बट जो इनिशियल लेवल पे जो हमारा प्राइमरी क्लासेस होती है वो मैंडेटरी होती है, उसके बाद जो हायर एजुकेशन होती है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होती है। उसी प्रकार से अपनी जो हमारी संस्कृति है, हम जिस भी तबके से, जिस भी गाँव से, जिस भी शहर से हम बिलोंग करते हैं, उसका रहन सहन, खान पीन, बोल, हर तरीके का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहा है तो उसको अपने जो होम टाउन होगा उसका लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना होम टाउन का लैंग्वेज, उसका रहन सहन किसी और देश में, किसी और शहर में, किसी सिटी में भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी।
तो ये बेसिकली अनुच्छेद 29 से 30 के इन बिटवीन आता है। तो हम देख लेते हैं अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक वो समुदाय, वो लोग होते हैं जो संख्या में हैं, ठीक है। जैसे कि कोई आदिवासी समूह हो गया, वो अल्पसंख्यक होगा। क्यों? क्योंकि जो उसके समुदाय, उस जाति के जो लोग होंगे ना, वो कम होंगे देश में। बाकी समुदाय, बाकी जातियों से कंपेरेटिवली वो लोग कम होंगे, तो उनके हितों की सुरक्षा की जाती है। ऐसा नहीं होने दिया जाता है कि इतने सारे लोगों की भीड़ में उन थोड़े से लोगों की संस्कृति नष्ट हो जाए या विलुप्त हो जाए। इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है कि उस समुदायों की जो रीति रिवाज है, जो रहन सहन है, उसको भी पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाए। उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 30 में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 30 में लिखा गया है, अल्पसंख्यकों के अधिकार, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी संरक्षण की जाए, उनके स्थापना भी की जाए। उसी प्रकार से शैक्षिक जो शिक्षा से रिलेटेड जो स्थान होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनकी भी स्थापना की जाए। उसी प्रकार से शासन चलाया जाए, प्रशासन चलाया जाए। और सबसे पहले अल्पसंख्यकों के जो हितों की रक्षा की जाए, उनको शिक्षा के माहौल में रखा जाए। उसी प्रकार से देश में भी सक्रिय भूमिका के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इनको देखा जाए। वही एक उन्नत देश की निशानी होती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी समझ के होंगे कि शिक्षा का और संस्कृति का अधिकार क्या होता है। कितने अनुच्छेद हैं? 2 अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, और उसमें क्या लिखा गया वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो जो हमारा लास्ट मौलिक अधिकार है, हम एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। वो क्या है? संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 से लेके अनुच्छेद 35 में पाया जाता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये अनुच्छेद 35 तक पाया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक। तो अनुच्छेद 32 में क्या लिखा गया है? पांचों रिटों का उपयोग करके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए औपचार का अधिकार, यानी कि किसी भी मौलिक अधिकार में अगर कोई भी चेंजेस लाने होते हैं या फिर उसके रिलेटेड कोई भी कार्य करना होता है, तो 5 रिट दी गई है संविधान में, उसका प्रयोग करके ही किया जाता है। तो ये क्या लिखा है अनुच्छेद 32 में। उसी तरीके से अनुच्छेद 33 में लिखा गया है, संसद के सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। यानी कि ये जो बलों का मैंने नाम लिया, अर्धसैनिक बल, संसद के सशस्त्र बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, समान बल, ये सभी चाहें तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो इन जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए उनको प्रतिबंधित कर सकता है या निरस्त भी कर सकता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। ऐसे ही नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। और प्लस जो हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको प्रतिबंध किया जा सकता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 34 में लिखा गया है, मार्शल लॉ के लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। यानी कि अगर सपोज हमारे देश में मार्शल लॉ लग जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसमें मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो क्या होगा? तो ये अधिकार दिया जाता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रतिबंध किया जा सके, ठीक है। उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है ऐसे टाइम पे, बिकॉज ऑफ कंडीशन उस टाइम की। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 35। ये ना नेक्स्ट पॉइंट है, ये बाय मिस्टेक मैंने इसमें स्पेस नहीं दिया, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। अनुच्छेद 35 में क्या लिखा गया है? मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार है, ठीक है। संसद को अधिकार देता है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है उस पर अगर कोई कानून बनाना है ना, तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। संसद ही इससे रिलेटेड कोई कानून बना सकता है और संसद की निगरानी में ही वो कानून बनता है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक सभी तरीके के मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं 6 टाइप के, उनको अनुच्छेद वाइज कंप्लीट कर लिया है बहुत ज़्यादा डिटेल में।
अब हम इसमें देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर आप 10th बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, यानी सीबीएसई में है या किसी भी अदर बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, तो ये शॉर्ट में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों नहीं है। क्योंकि जो पहले था ना, ये संपत्ति के अधिकार को ना मौलिक अधिकार ही माना जाता है, 7वां मौलिक अधिकार था, बट 44वें संशोधन के अंतर्गत इसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अधिकार से हटा दिया, इसको जस्ट मौलिक अधिकार की कैटेगरी से उठा के कानूनी अधिकार की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है जिसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। प्रारंभ में संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल था। ठीक है, स्टार्टिंग में जो था वो संपत्ति का अधिकार था, वो मौलिक अधिकार में ही माना जाता था, बट बाद में इस अधिकार को 44वें संशोधन, संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। कौन से ये एक एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से कि कौन से संवैधानिक संशोधन में मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो 44वें संशोधन में। ठीक है, ये संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि यह अधिकार समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने और लोगों के बीच समान रूप से धन के पूर्ण वितरण में बाधा साबित हो रहा था। यानी कि जो ये अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, तो ये इस अधिकार से क्या हो रहा था ना कि ये लोगों में जो समाज में धन का पूर्ण वितरण था उसमें बाधा बन रहा था। इसलिए संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ना कि मौलिक अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था तो कोई भी अगर इसमें उल्लंघन होता था ना तो क्या करते थे, मतलब अदालत चले जाते थे और अदालत को क्या करना पड़ता था, इसके ऊपर सुनवाई करनी पड़ती थी क्योंकि ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, ऐसा नहीं कानूनी अधिकार पे सुनवाई नहीं होती इस पे भी है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अब जैसे कि एक फादर है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब क्या होगा, उसका जो बेटा है या बेटी है, जो भी उसके चिल्ड्रंस है, अब वो जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिल जाएगी, देन वो अपने बच्चों को दे देगा, फिर वो अपने बच्चों को दे देगा। यानी कि जो प्रॉपर्टी की चेन जो चली आती थी ना, ये समाजवाद के जो लक्ष्य था उसके प्राप्ति में भी बाधा बन रही थी। उसी तरीके से समान वितरण नहीं हो पा रहा था धन का, संपत्ति का। ठीक है, तो इसी वजह से काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस हुई, काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए जिसमें संपत्ति के अधिकार का गलत फ़ायदा उठाया लोगों ने। उसको देखते हुए 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लेंगे पेपर में। जस्ट आपको पूरी वीडियो एक बार देखनी है। ठीक है, फिर आपको इसको समझना है, उसके बाद इसको अगेन एक बार देख लेना। ठीक है, फिर आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें डाल दी हैं। ठीक है, कोई भी एक बेसिक पॉइंट नहीं है जो मैंने इसमें नहीं डाला है, आपको पूरी वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ ली हैं। तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक और कमेंट से। प्लस सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चैप्टर से रिगार्डिंग, चाहे वो इस टॉपिक से हो या मेरी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी है, तो क्वेरी को क्वेरी मत रखिएगा, क्योंकि अगर हम किसी डाउट को ना अपने दिमाग में डाउट बना के रखते हैं तो वो डाउट पूरी ज़िंदगी के लिए डाउट ही बन के रह जाता है, हम वो क्लियर नहीं कर पाते। तो उससे ज़्यादा बेनिफिट आपका इसमें है कि आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर मेरी ईमेल आईडी भी मैंने दे रखी है, इस पर आप मुझे मेल भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो सी यू सून गाइज।